नमस्ते भाई। आज हम चालू करने वाले हैं हिस्ट्री। ठीक है, तो ओल्ड हिस्ट्री से हम चालू करेंगे और ये जो पूरी हिस्ट्री हम करेंगे तो इसमें पूरी लूसेंट के बेस पर होगी। तो इसलिए जैसे जैसे लूसेंट में स्टार्टिंग से दिया है वैसे ही हम करेंगे। जैसे स्टार्टिंग में लूसेंट में कैसे दिया है कि हमारे यहाँ पर दिया है स्रोत, कहाँ कहाँ से इतिहास के स्रोत मिलते हैं वो सारी दिया है। जैसे हमारे वेद से मिलते हैं, पुराण से, उपनिषद से, और इसके अलावा बहुत सारी जो बुक्स हैं तो वहाँ से हमें हिस्ट्री के स्रोत मिलते हैं। तो वैसे यहाँ पर लूसेंट में पहले स्रोत दिए गए हैं और इसके बाद फिर हमारा इतिहास का विभाजन किया गया है। जैसे प्राग ऐतिहासिक काल में, फिर इसके बाद जैसे हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, और इसके बाद जैसे हमारा वैदिक काल आता है। तो हम पूरा लूसेंट के बेस पे कर रहे हैं, तो जैसे जैसे लूसेंट में दिया है वैसे ही हम करेंगे। तो मेरा आपसे गुजारिश है कि जो व्यक्ति, जो बच्चे हमारे, जो साथी हमारे लूसेंट से पढ़ रहे हैं तो उनके लिए ये रिवीजन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो है, तो आप ज़रूर देखिए। और इसमें से ये है कि हमने बहुत शार्ट में लिखा है। यदि आप इसको रफ कॉपी में नोट करना चाहें तो आप एकदम शार्ट में नोट करेंगे। जैसे लूसेंट है तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती है, तो यहाँ से आप एकदम से शार्ट टू द पॉइंट जो एग्जाम में आते हैं वही पॉइंट लिखे गए हैं। तो आप इसको देखेंगे जल्दी से। जैसे आपको नहीं नोट करना है तो आप एक दो बार वीडियो को रिपीट भी कर सकते हैं, तो आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम चालू करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। तो देखिए यहाँ पे ओल्ड हिस्ट्री है, और ओल्ड हिस्ट्री में जैसे लूसेंट में दिया है तो वैसे ही हम पहले स्रोत देख लेते हैं इतिहास के। ठीक है, तो हमें प्राचीन बुकों से, जो हमारी सबसे प्राचीन बुकें हैं तो वेद हैं। तो वेद में हमारा सबसे पुराना जो वेद है तो क्या है? ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद। अब ऋग्वेद में जो हमारे मंडल हैं, यानी जैसे हम लोग पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसमें जो हमारे अनुसूचियां होती हैं उस तरीके से, तो 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। और ऋचाएं यानी मंत्र, मंत्र कितने हैं? 10,462। ठीक है, 10,462 ऋचाएं यानी मंत्र है। ठीक है, और इसको ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? होत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होत्र बोलते हैं। जो ऋग्वेद को पढ़ते हैं उनको क्या बोलते हैं? होत्र बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है। जो तीसरा मंडल है, जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है, वो किससे रिलेटेड है? सूर्य देवता से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? सूर्य देवता से। इसके अलावा यदि कभी क्वेश्चन में आए सूर्य देवता ऑप्शन में ना हो तो सावित्री देवी से भी रिलेटेड है। ठीक है, सूर्य देवता, सावित्री देवी, क्योंकि सावित्री देवी को सूर्य देवता की पुत्री माना गया। ठीक है, और तीसरे ही मंडल में गायत्री मंत्र है। तीसरे मंडल की रचना किसने की है? विश्वामित्र ने। किसने रचना की है? विश्वामित्र ने। तो तीसरे मंडल की रचना किसने की है? विश्वामित्र ने। और तीसरे मंडल में ही गायत्री मंत्र है। तो यदि कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि गायत्री मंत्र की रचना की है, किसने की है, तो कौन किसने की होगी? विश्वामित्र ने। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ये आपको माइंड में समझ में भी चलना चाहिए कि यदि गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में हो और तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र ने की है तो मतलब गायत्री मंत्र की रचना भी विश्वामित्र ने की होगी। ठीक है, तो अगला हमारा यहाँ पे क्या है पॉइंट? 9वां मंडल जो है तो किस भगवान से रिलेटेड है? किस देवता से रिलेटेड है? तो सोम देवता से रिलेटेड है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आता है कि 9वें मंडल में किसका वर्णन है? तो सोम देवता का। ठीक है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। तीसरे मंडल की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। तीसरे मंडल में किसका वर्णन किया गया है? सावित्री देवी का। तीसरे मंडल में किसके वर्णन किया गया है? सूर्य देवता का। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोलने हैं? होत्र बोलेंगे। ऋचाएं कितनी हैं? 10,462। सूक्त कितने हैं? 1028। मंडल कितने हैं? 10। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे 10वां जो मंडल है यहाँ पे पुरुष सूक्त। 10वें मंडल का जो पुरुष सूक्त है उसमें चातुस्स वर्ण का यहाँ पे वर्णन किया गया है। चातुस्स वर्ण का मतलब जो ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ये जो 4 वर्ण बताए गए हैं तो 10वें मंडल में बताया गया है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि वर्ण व्यवस्था का वर्णन कहाँ पर किया गया है? तो 10वें मंडल में किया गया है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। फिर देखिए यहाँ पे जो ऋग्वेद है तो ऋग्वेद में गाय के लिए क्या बोला गया है? क्या शब्द दिया गया है? अधन्या। क्या बोला गया है? अधन्या। ठीक है, अधन्या का अर्थ क्या होता है? अधन्या का अर्थ होता है ना मारने योग्य। ठीक है, तो गाय के लिए क्या बोला गया है? अधन्या बोला गया है। फिर जो वामना अवतार होता है, जो विष्णु जी का वामन यानी छोटा जो अवतार होता है, छोटे हाइट का, तो वो उसका भी वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन आता है कि वामना अवतार का वर्णन कहाँ पर है तो ऋग्वेद में। ठीक है, और इसी में 3 पग जो धरती आकाश पाताल नापते हैं जो विष्णु भगवान,
तो उसका भी वर्णन यहीं पर है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या हमारा यहाँ पे इंद्र। तो इंद्र जो शब्द है, इंद्र शब्द कितनी बार आया है यहाँ पे? 250 बार इंद्र शब्द आया है। ठीक है, और इसके बाद अग्नि शब्द की यदि बात करें तो अग्नि शब्द कितनी बार आया है? 200 बार। कितनी बार आए हैं? 200 बार आया है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से ये पूरे सभी क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट लिखे हुए हैं। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट को आपको इग्नोर नहीं करना है, टू द पॉइंट जो एग्जाम में आता है वही है यहाँ पे लिखा है। इसके बाद यदि क्वेश्चन कभी आए कि ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है, यानी ऋग्वेद के बाद किसका सबसे ज्यादा महत्व है, तो शतपथ ब्राह्मण का महत्व। किसका महत्व है? शतपथ ब्राह्मण का महत्व है। फिर अगला पॉइंट यहाँ पे दिया है जो 7वां मंडल है, तो 7वें मंडल में सुदास एक राजा थे और दूसरे जो 10 राजाओं का समूह था, तो 10 राजाओं के साथ सुदास को जो युद्ध हुआ था, तो किस नदी के किनारे? रावी। रावी का पुराना नाम परुसड़ी नदी था। ठीक है, तो ये जो युद्ध हुआ था तो इसमें से सुदास विजयी हुआ था। कौन विजयी हुआ था? सुदास विजयी हुआ था। तो यदि पूछेगा कि परुसड़ी जो सुदास और 10 राजाओं के बीच का जो युद्ध हुआ था तो उसका वर्णन किस मंडल में है? तो 7वें मंडल में। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऋग्वेद कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके अलावा और भी इसमें कई सारे पॉइंट मिलेंगे क्योंकि हम लूसेंट के बेस पे चल रहे हैं। तो इसमें जब हम अभी आगे सिंधु घाटी सभ्यता और इसके बाद जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे तो वैदिक काल में भी इससे भी रिलेटेड पॉइंट आएंगे, क्योंकि हम स्रोत से पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम थोड़ा सा एक तरीके से बुकों के बारे में पढ़ रहे हैं कि कहाँ से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे इसके बारे में, काफी सारी चीजें मिलेंगी जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगला वेद हमारा क्या है? यजुर्वेद। अब यजुर्वेद में क्या बताया गया है? मंत्रों और बलि के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि बलि प्रथा के बारे में कहाँ पर वर्णन है? तो यजुर्वेद में। बलि प्रथा के बारे में कहाँ पर वर्णन है? तो यजुर्वेद में। ठीक है, अब यजुर्वेद किससे संबंधित है? तो यज्ञों से संबंधित है। किससे संबंधित है? यज्ञों से संबंधित है। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? अधर्यु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधर्यु बोलते हैं। इसको क्या बोलते थे? होत्र बोलते थे। जो ऋग्वेद को पढ़ता था उसे होत्र बोलते थे, जो यजुर्वेद को पढ़ेगा उसे अधर्यु बोलेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद दोनों में मौजूद है? तो यजुर्वेद जो गद्य और पद दोनों में मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इसमें 4 पॉइंट याद रखने हैं। यजुर्वेद में मंत्र और बलि से संबंध रखता है, यजुर्वेद में यज्ञ से संबंध है, अधर्यु बोलते हैं पढ़ने वाले को, और गद्य और पद दोनों में उपस्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं हम अपना सामवेद। तो सामवेद का जो शाब्दिक अर्थ है क्या है? गान है, गाना। ठीक है, और सामवेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? उद्रात बोलते हैं। इनको दोस्तों याद रखिएगा, अधर्यु, उद्रात और होत्र, इनमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो इसको आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? गान। ठीक है, और सामवेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? उद्रात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्रात बोलते हैं। ठीक है, यदि आएगा कि भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, अगला वेद देखते हैं यहाँ पे अथर्ववेद। तो अथर्ववेद सबसे अपना नया है। ठीक है, इसकी रचना किसने की है? इसकी रचना की है अपने अथर्वा ने। किसने की है? ऋषि अथर्वा ने इनकी रचना की है। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा है कि कुछ मंत्र ऋग्वेद से भी प्राचीन है। तो ये जो अथर्ववेद के जो कुछ मंत्र हैं वो ऋग्वेद से भी प्राचीन है। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ऐसा कौन सा वेद है, ऐसा कौन सा वेद है जिसके कुछ मंत्र ऋग्वेद से भी प्राचीन है? तो कौन सा हो जाएगा? अथर्ववेद। कौन सा हो जाएगा? अथर्ववेद। ठीक है, आगे क्या लिखा है यहाँ पे? औषधियों, जादू टोना, अंधविश्वास, कृषि एवं विवाह। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? औषधि, जादू टोना, अंधविश्वास, कृषि और विवाह, इन सभी के बारे में अथर्ववेद में बताया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है यहाँ से कि औषधियों, जादू टोना और अंधविश्वास का संबंध किस वेद से है? तो अथर्ववेद से है। किस वेद से है? अथर्ववेद से। ठीक है, फिर इसमें अगला क्या लिखा है पॉइंट? पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त है। अथर्ववेद में जो पृथ्वी सूक्त है, तो वो पृथ्वी जो सूक्त है ये अथर्ववेद का मेन सूक्त माना जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको प्रतिनिधि सूक्त बोला गया है। ठीक है, अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त यानी मेन सूक्त है। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे क्या लिखा है? सभा और समिति। तो यहाँ पे 2 समूहों की बात हो रही है, सभा और समिति। ठीक है, तो यदि यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा आता है कि सभा और समिति का वर्णन किस वेद में किया गया है? तो अथर्ववेद में किया गया है। किस वेद में किया गया है? अथर्ववेद में। इसके आगे जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे तो यहाँ पे उनके बारे में और भी कुछ बताए गए हैं। यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे सभा और समिति 2 समूह है। जो सभा है तो ये क्या है? उच्च कुल की सभा है। क्या है? उच्च कुल की सभा है।
और जो समिति है तो ये सामान्य लोगों की सभा है। क्या है? सामान्य लोगों की सभा है। और सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां बताए गए। क्या बताए गए हैं? प्रजापति की 2 पुत्रियां बताए गए। ठीक है, सभा और समिति को। समिति क्या है? सामान्य लोगों का समूह, और सभा क्या है? उच्च लोगों का समूह। ठीक है, तो इसके आगे हम अभी और पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इतना मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ पे अब हमारे वेद के बाद क्या आते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, क्या आते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। और ब्राह्मण ग्रंथ, जो ब्राह्मण ग्रंथ क्यों बनाए गए? तो वेदों को क्या बोलते हैं हम? पहले यहाँ पे संहिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चारों जो वेद हैं उनको क्या बोलते हैं? संहिता बोलते हैं। ठीक है, तो संहिताओं की व्याख्या करने के लिए, संहिताओं को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हमने ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की। ठीक है, तो ऋग्वेद की जो व्याख्या करने के लिए कौन कौन से हमारे ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए? तो ऋग्वेद की व्याख्या करने के लिए अपना बनाए गए कौन सा? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौसतीय ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौसतीय ब्राह्मण ग्रंथ। इसके बाद यजुर्वेद की यदि बात करें तो यजुर्वेद की व्याख्या करने के लिए तैतरीय और इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। तैतरीय और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद के लिए ऐतरेय और कौसतीय ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद के लिए तैतरीय और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। सामवेद के लिए पंचवेद और अथर्ववेद के लिए गोपद ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। ठीक है, किस लिए की गई? चारों वेदों को क्या बोलते हैं? संहिता बोलते हैं। और संहिताओं की व्याख्या करने के लिए, ताकि जो सामान्य लोग हैं तो वो इस बात को अच्छे से समझ सकें कि आखिरकार इन वेदों में लिखा क्या है, उनके लिए हमने ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से ऐसे आता है कि कौसतीकी ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किससे है? ऋग्वेद से। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किससे है? यजुर्वेद से। गोपद ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किससे है? अथर्ववेद से। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको साइनिंग समझ में आ रही होगी, लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है तो आपको दिक्कत नहीं लेना है। इस तरफ लिखा है और इस तरफ। ठीक है, यहाँ पे देखिए उपनिषद की बात करते हैं। तो उपनिषद का अर्थ क्या होता है? पास बैठना। क्या होता है? उपनिषद का अर्थ क्या होता है? पास बैठना। ठीक है, अब उपनिषदों की यदि संख्या देखें तो कितनी होती है? 108। लेकिन जो मेन है तो मेन कितने होते हैं? 13 मेन है। ठीक है, मेन कितने हैं? 13। और पूरी संख्या कितनी है? 108। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? पास में बैठना। ठीक है, गुरु के पास में बैठ करके ज्ञान अर्जित करना। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे जवालो जो उपनिषद है, जवालो उपनिषद में 4 आश्रमों का वर्णन किया गया है। जो हमारे हिंदू धर्म में 4 आश्रम बताए गए हैं उनका वर्णन किस उपनिषद में है? तो जवालो उपनिषद में। ऐसे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब आगे हम कुछ और आपको बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे दोस्तों क्या है हमारे पास? स्मृति ग्रंथ। क्या है? स्मृति ग्रंथ। तो स्मृति ग्रंथ में जो सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है तो कौन सा है? मनुस्मृति। कौन सा ग्रंथ है? मनुस्मृति। जो हमारे स्मृति ग्रंथ है तो सबसे प्राचीन कौन सा है? स्मृति मनुस्मृति है। कौन सा है? मनुस्मृति। तो मनुस्मृति में किस काल का वर्णन है? शुंग काल का। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे आता है कि मनुस्मृति में किस काल का वर्णन किया गया है? शुंग काल का। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखिए, यदि हम बात करें वेदांग की, यहाँ पे अभी इतना जल्दी ये खत्म नहीं हो गया है। यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि हम बात क्या कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ से हमको इतिहास की जानकारी मिलती है, ये हम चीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे तो ये सब हमें अभी और डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आगे हम देखते हैं वेदांगों से। वेदांगों से भी हमें जो है तो इतिहास की जानकारी मिलती है। तो वेदांगों से वेदों को समझने के लिए वेदांगों को बनाया गया। ठीक है, और वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। कितनी है? 6 है। कौन कौन से हैं? शिक्षा। कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। व्याकरण, छंद, ज्योतिष। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास 6 जो है तो वेदांग हो जाते हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। ठीक है,
तो ये हमारे पास 6 वेदांग हैं, इनको आप याद रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन आता है कई बार। ठीक है, आगे देखते हैं, हमको पुराणों से भी जानकारी मिलेगी इतिहास की। तो पुराण हमारे पास कितने होते हैं? 18 पुराण होते हैं। कितने पुराण होते हैं? 18 पुराण। और पुराणों की रचना किन किन ने की है? तो लोमहर्ष और उग्रश्रावा ने। ठीक है, किनने की है? लोमहर्ष और उग्रश्रावा ने की है। ठीक है, पुराणों की रचना। सबसे प्राचीन यदि हम पुराण की बात करें तो सबसे प्राचीन हमारा पुराण कौन सा हो जाएगा? मत्स्य पुराण। कौन सा हो जाएगा? मत्स्य पुराण। कौन सा हो जाएगा? मत्स्य पुराण। ठीक है, तो ये हम आप याद रखिएगा, सबसे पुराना पुराण कौन सा हो जाएगा? मत्स्य पुराण। ठीक है, अब आगे यदि बात करें, यहाँ पे देखिए मैंने कुछ लिखा है कि गुप्त वायु, अंधी मछली, विष्णु के सिर में मोर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये ट्रिक है पुराणों को याद करने का। गुप्त वायु देखिए यहाँ पे, गुप्त वायु यानी गुप्त वंश, वायु पुराण, यहां से क्या है? ये वायु पुराण है। क्या है? वायु पुराण। क्या है? वायु पुराण। और वायु पुराण में किस समय का हमें वर्णन मिलता है? तो गुप्त काल का मिलता है। किस काल का? गुप्त काल का। ठीक है, तो मैंने ये ट्रिक इसलिए लिखी है क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए गुप्त वायु मतलब वायु पुराण और गुप्त काल का यहाँ पे वर्णन मिलता है। ठीक है, आगे यदि हम बात करें यहाँ पे अंधी मछली, तो अंधी से हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंध्र सातवाहन वंश। क्या हो जाएगा? आंध्र सातवाहन वंश। क्या हो जाएगा? आंध्र सातवाहन वंश। ठीक है, आंध्र सातवाहन वंश। ठीक है, अब यहाँ पे मछली से क्या हो जाएगा? मत्स्य पुराण। क्या हो जाएगा? मत्स्य पुराण। ठीक है, मत्स्य पुराण। आगे यदि हम बात करें तो विष्णु के सिर में मोर, विष्णु के सिर में मोर, यहाँ पे देखिए यहाँ से क्या बनेगा? विष्णु पुराण। क्या बनेगा? विष्णु पुराण। ठीक है, विष्णु पुराण। क्या बनेगा? विष्णु पुराण। ठीक है, यहाँ से क्या बनेगा? विष्णु पुराण। और यहाँ से मोर से क्या बनेगा? मौर्य वंश। क्या बनेगा? मौर्य वंश। ठीक है, क्या बनेगा? मौर्य वंश। तो आपको ये याद रखना है, गुप्त वायु, अंधी मछली, विष्णु के सिर में मोर। ठीक है, ये जैसे ही आप ऑप्शन में देखेंगे ना तो पूरे माइंड में आपके तुरंत ये क्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा रटने का इसमें गुंजाइश नहीं करना है। गुप्त वायु, अंधी मछली, अंधी मछली, गुप्त वायु और विष्णु के सिर में मोर। विष्णु के सिर में मोर, विष्णु जी कौन है? कृष्ण भगवान के अवतार ही हैं, मतलब कृष्ण भगवान विष्णु भगवान के अवतार हैं। तो यदि कृष्ण भगवान के सिर में मोर का पंख होता है, मोर का पंख, तो विष्णु जी के भी सिर में मोर का पंख हो सकता है। तो यहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। और गुप्त वायु, धीरे धीरे हवा चल रही है तो गुप्त वायु बोल सकते हैं। और अंधी मछली, मछली की आंख से रोशनी नहीं दिख रही उसको। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं इजीली। अब आगे देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या पॉइंट लिखा है। यहाँ पे देखिए लिखा है शूद्र प्लस स्त्री, शूद्र प्लस स्त्री। तो यहाँ पर ये लिखा है कि जो पुराण है, जो क्या है? पुराण है, तो पुराणों को सुनने की आज्ञा हमें शूद्र और स्त्रियों को थी। सुनने की आज्ञा थी। क्या थी? सुनने की आज्ञा थी। क्या थी? सुनने की अनुमति थी। ठीक है, सुन सकते थे, मतलब क्या कर सकते थे? सुन सकते थे। इसको ऐसे लिख लीजिए, सुन सकते थे। ठीक है, तो शूद्र और स्त्री पुराणों को सुन सकते थे। ठीक है, अब यदि हम अग्नि पुराण की बात करें तो अग्नि पुराण में हमारा क्या दिया गया है? अग्नि पुराण में हमें कृषि से संबंधित चीजें बताई गई हैं। कृषि से संबंधित है। किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा, कृषि से संबंधित है। ठीक है, तो हम इसको इरेज कर लेते हैं और इसके बाद फिर से आपको आगे कुछ बताते हैं। तो देखिए साथियों, अभी हमने यहाँ पे देखा था कुछ चीजें जो इतिहास से रिलेटेड हैं, जो हमें इतिहास की जानकारी देती हैं। अब हम यहाँ पे कुछ जो विदेशी यात्री है उनको भी देखेंगे। यहाँ पे जैसे चीनी यात्री हैं और अरबी लेखक है। ठीक है, इसके अलावा जो अपने भारत के जो लेखक हुए, जो भारत में जो प्राचीन पुस्तकें लिखी गई, उनसे भी हमको इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एक बुक है राजतरंगिणी। क्या है? राजतरंगिणी। तो इसके लेखक कौन है? कल्हड़ है। कौन है? कल्हड़ है। ठीक है, तो ये टॉपिक मैं सबसे पहले ये बता दूं कि इसलिए आपके सामने लाए ताकि यहाँ पे काफी सारी बुकें देखने को मिल जाती हैं हमें। यदि हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि इतिहास के जो स्रोत हैं वहां से। ठीक है, तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन आते हैं बुकों से, तो इसलिए मैंने सोचा कि जैसे लूसेंट में दिया गया है उसी तरीके से करवा देते हैं। तो जैसे राजतरंगिणी है, तो इसके लेखक कौन है? कल्हड़ है। और यहाँ पे जो राजतरंगिणी है, तो यहाँ पर किसका इतिहास है? कश्मीर से रिलेटेड है। किससे? कश्मीर से रिलेटेड इसमें इतिहास दिया गया है। ठीक है,
और राजतरंगिणी का अर्थ क्या है? राजाओं की नदी। क्या है? राजाओं की नदी। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, राजाओं की नदी। ठीक है, राजाओं की नदी, इस तरीके से। अब देखिए जो चचनामा है, चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। कौन है? अली अहमद। कौन है? अली अहमद। कौन है? अली अहमद। ठीक है, अली अहमद। और चचनामा में क्या बताए गए हैं? जो अरबों का जो विजय है भारत में, अरबों की जो विजय है भारत में, तो वो बताया गया है। क्या बताया गया है? अरबों की विजय, अरबों की विजय, अरबों की विजय। जब हम इतिहास पढ़ेंगे आगे तो वहां पर मिलेगा, जब जो मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, तो वो उसके समय पे ये अली अहमद ने चचनामा नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो कुछ चीजें मैंने यहाँ पे पहले से नोट कर ली हैं ताकि जो तो थोड़ा सा लिखने में टाइम कम बर्बाद हो। अब देखिए अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। कौन है? पाणिनि है। कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी में क्या बताएगा? अष्टाध्यायी किससे रिलेटेड है? अष्टाध्यायी में हमारी जो व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, क्या है? व्याकरण की प्रथम पुस्तक, व्याकरण की प्रथम पुस्तक, व्याकरण की फर्स्ट पुस्तक। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, व्याकरण की प्रथम पुस्तक। ठीक है, गार्गी संहिता, गार्गी संहिता के लेखक कौन है? कात्यायन है। क्या है? कौन है? कात्यायन है। कौन है? कात्यायन है। ठीक है, गार्गी संहिता के लेखक कौन है? कात्यायन है। और गार्गी संहिता में क्या बताया गया है? यवन आक्रमण के बारे में बताया गया। ठीक है, किसके बारे में बताया गया है? यवन आक्रमणों के बारे में बताया गया है। महाभाष्य, इसके जो लेखक कौन है? पतंजलि है। कौन है? पतंजलि है। कौन है? पतंजलि है। ठीक है, पतंजलि है। ठीक है, और जो पतंजलि थे, आगे तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, पतंजलि जो थे तो ये कहाँ पे थे? कहाँ पे रहते थे? पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग जो था, पुष्यमित्र शुंग जो शुंग वंश का संस्थापक था, उसके दरबार में रहते थे पतंजलि। ठीक है, तो इन्होंने महाभाष्य लिखी। ठीक है, आगे देखते हैं जो हिस्टोरिका है, तो हिस्टोरिका को किसने लिखा था? हेरोडोट्स ने। किसने लिखा था? हेरोडोट्स ने। किसने लिखा था? हेरोडोट्स ने। और हेरोडोट्स को ही इतिहास का पितामह कहा जाता है। ठीक है, ये यूनान के लोग हैं। ठीक है, तो हिस्टोरिका किसने लिखा? हेरोडोट्स ने। ठीक है, और हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो मेगस्थनीज ने। किसने लिखी थी? मेगस्थनीज ने। मेगस्थनीज ने लिखी थी। किसने लिखी थी? मेगस्थनीज ने। ठीक है, किसने लिखी थी? मेगस्थनीज ने। और ये मेगस्थनीज किसके साथ आया था? सिकंदर के साथ आया था। किसके साथ आया था? सिकंदर के साथ। तो और डिटेल में हम बाद में ही करेंगे। भारत का भूगोल किसने लिखा था? तो भारत का भूगोल टालमी नामक व्यक्ति ने लिखा था। किसने लिखा था? टालमी नामक व्यक्ति ने लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे काफी सारे हमें बुक देखने को मिलती हैं और यहाँ से कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मैंने एक साथ यहाँ पे करवा दिया। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रिक लिखी है, ये क्या है? ये ट्रिक है। यहाँ पे लिखा है फसही। क्या इसको पढ़ना क्या है? फसही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फसही। जो चीनी यात्री आए थे, क्योंकि बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आता है और कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा होता है। एफ से क्या हो जाएगा? फाहियान। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? फाहियान। क्या हो जाएगा? फाहियान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाहियान। और एस से क्या हो जाएगा? सुंगयान। क्या हो जाएगा? सुंगयान। क्या हो जाएगा? सुंगयान। ठीक है, यदि नाम थोड़ा आगे पीछे भी हो जाए तो दिक्कत नहीं लेना, आप उसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, एच से क्या हो जाएगा? हेन सांग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेन सांग हो जाएगा। हेन सांग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? हेन सांग हो जाएगा। और आई से क्या हो जाएगा? इत्सिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इत्सिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जो चीनी यात्री हैं, जो चीनी यात्री हैं, फसही से आपको याद रखना है फाहियान, सुंगयान, हेनसांग, इत्सिंग, और इसी क्रम में ये आए हैं। ठीक है, इसलिए यही ट्रिक आपको याद रखना है, आगे पीछे नहीं याद रखना। यहां से जैसे क्वेश्चन ये आएगा कि फाहियान किसके समय में आया था? फाहियान किसके समय में आया था? तो फाहियान अपना किसके समय पे आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। ठीक है, जो गुप्त काल है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। ये कंफ्यूजन यहाँ से खत्म हो जाती है यदि आप ये ट्रिक याद रखते हैं। ठीक है, नहीं तो ये जो दो हैं सुंगयान और इत्सिंग, ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है,
लेकिन जो हेन सांग और जो फाहियान है कंफ्यूजन यहाँ पर होती है। कभी कभी कंफ्यूजन ये होती है कि जो हेन सांग है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था कि फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। तो यदि आप ये ट्रिक याद रखते हैं और यदि आपको थोड़ा सा डेट ये पता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय पहले आते हैं और जो हर्षवर्धन काल है, जो हर्षवर्धन के समय में है, वो बाद में है, तो आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा। तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, ठीक है। और ये जो हेन सांग है ये किसके समय में आएगा? हर्षवर्धन के समय में। किसके समय? हर्षवर्धन के समय में आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, ठीक है। जो सोंग यांग है, जो सोंग यांग है तो इसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी। इसके पुस्तक का क्या नाम था? सी यू की। क्या नाम था? सी यू की। क्या नाम था? सी यू की, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है, सी यू की इसकी पुस्तक का नाम था, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हमने कुछ पढ़ा, ठीक है। अब देखते हैं आगे हम अरबी लेखक। अरबी लेखक में हमारे कौन कौन से मुख्य हैं? तो अरबी लेखक में हमारा मुख्य है अल-बरूनी। क्या हो जाएगा? अल-बरूनी। क्या हो जाएगा? अल-बरूनी। अल-बरूनी, ठीक है। अल-बरूनी, ये अल-बरूनी कब आया था? जब महमूद गजनवी, महमूद जब गजनवी, ये किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ। महमूद गजनवी के साथ। गजनवी के साथ, ठीक है। अब इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अल-बरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तहकीक-ए-हिंद। क्या लिखी थी? तहकीक-ए-हिंद। तहकीक-ए-हिंद। तहकीक-ए-हिंद, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? भारत की खोज। क्या लिखते हैं? भारत की खोज, ठीक है। भारत की खोज, ठीक है। तहकीक-ए-हिंद, भारत की खोज, दोनों सेम है, ठीक है। आगे यदि हम बात करें दूसरे लेखक की, दूसरे यात्री की, तो कौन आया था? इसके बाद आया था इब्न बतूता। कौन आया था? इब्न बतूता। कौन आया था? इब्न बतूता। कौन आया था? इब्न बतूता। इब्न बतूता कब आया था? 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में। कब आया था? 13वीं शताब्दी में। किसके समय में आया था ये? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, ठीक है। ये भी आपको याद करना हो तो ठीक है, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसमें सब आ जाएगा, लेकिन ये याद रखना है कि इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो रेहला नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक? रेहला नामक पुस्तक लिखी थी। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैं कुछ आगे भी यहाँ पे थोड़ा सा नोट कर लेता हूँ और फिर आपको आगे बताता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट और आपके सामने लिखे हैं, जैसे पुरातत्व शास्त्र का पितामह भारतीय, यहाँ पे भारतीय लगा लेना आपको आगे। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है। यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भारतवर्ष शब्द, जो भारतवर्ष शब्द है तो वो कहां से आया है अपना? भारतवर्ष जो शब्द है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चूहा आ गया था, डिस्टर्ब कर रहा था बीच में। देखिए यहाँ पे भारतवर्ष जो शब्द है तो कहां से लिया गया है? भारतवर्ष जो शब्द है तो सबसे पहले कहां पर इसका उल्लेख मिलता है? तो हाथी गुफा अभिलेख में। कहां पे मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख में। हाथी गुफा अभिलेख में। हाथी गुफा अभिलेख में अपना भारतवर्ष शब्द का उल्लेख मिलता है सबसे पहले, ठीक है। यदि हम सती प्रथा की बात करें, सती प्रथा का हमें प्रमाण कहां से मिलता है? तो एरण अभिलेख से। कहां से मिलता है? एरण अभिलेख से। कहां से मिलता है? एरण अभिलेख से, ठीक है। एरण अभिलेख से। कहां से मिलता है? एरण अभिलेख से, ठीक है। यदि हम गर्तवास की बात करें, गर्तवास मतलब गड्ढा घर, गड्ढा घर, ठीक है, जमीन के अंदर जो घर है, ठीक है, गर्तवास। तो ये अपना कहां पे है? बुर्जहोम। कहां पे? बुर्जहोम, ठीक है, बुर्जहोम में, ठीक है, बुर्जहोम से। और इसके साथ में यहाँ पे कुत्ते के भी साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, कुत्ते को दफनाने के भी साक्ष्य मिलते हैं, कुत्ते को दफनाने के भी साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है।
आगे हम बात करें तो सिक्कों पर लिखने का कार्य, सिक्कों पर लिखने का कार्य यवनों के द्वारा, ठीक है, यवनों के द्वारा सबसे पहले चालू किया गया, ठीक है। सिक्कों पर जो लिखने का कार्य है वो यवनों के द्वारा चालू किया गया। आगे यदि हम देखें अभिलेख, अभिलेखों की बात करें हम कुछ, यहाँ पे कितने अभिलेख हैं, 1 2 3 4, 4 अभिलेख आपको याद रखने हैं। हाथी गुफा अभिलेख, तो हाथी गुफा अभिलेख का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण किसने करवाया था, कलिंग राजा खारवेल ने, कलिंग राजा खारवेल ने करवाया था, खारवेल ने करवाया था, ठीक है। अभी मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। पहले चारों देख लेते हैं। जूनागढ़ की बात करें तो जूनागढ़ को किसने बनवाया था, रुद्रदामन ने, किसने, रुद्रदामन ने, ठीक है, किसने बनवाया था, रुद्रदामन ने, ठीक है। यदि हम प्रयाग स्तंभ लेख की बात करें तो इसे किसने बनवाया था, समुद्रगुप्त ने, किसने बनवाया था, समुद्रगुप्त ने, ठीक है, किसने बनवाया था, समुद्रगुप्त ने, ठीक है। आगे यदि हम बात करें एहोल अभिलेख की, तो एहोल अभिलेख को किसने बनवाया था, पुलकेशिन द्वितीय ने, किसने बनवाया था, पुलकेशिन द्वितीय ने, किसने बनवाया था, पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था, किसने बनवाया था, पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। अब यदि हम आगे बात करें कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो एपिग्राफी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एपिग्राफी, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो एपिग्राफी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसकी 2 ट्रिक हैं, हाथी गुफा अभिलेख की और प्रयाग स्तंभ लेख की। तो हाथी गुफा अभिलेख की यहाँ पे ट्रिक देखिए, 2 यदि आपको याद हो जाएंगी तो 2 अपने आप भी याद रह सकती हैं। काला हाथी, क्या, काला हाथी, क्या हो गया, काला हाथी, काला हाथी, हाथी तो काला ही होता है ना, अपने इंडिया का हाथी काला ही होता है, ठीक है। तो काला से क्या हो जाएगा, कलिंग राजा खारवेल, और हाथी से हाथी गुफा अभिलेख, ठीक है। कलिंग राजा खारवेल और हाथी गुफा अभिलेख, ठीक है। कलिंग राजा खारवेल ने हाथी गुफा अभिलेख बनवाया था, ठीक है। और इसी हाथी गुफा अभिलेख में यहाँ पे मैंने ऊपर पॉइंट बताया है कि भारतवर्ष जो शब्द है, तो सबसे पहले भारतवर्ष शब्द का उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है, ठीक है। यदि हम यहाँ पे इसकी ट्रिक की बात करें तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, प्रयागराज की आपने नाम सुना ही होगा, प्रयागराज इलाहाबाद, ठीक है। तो जब प्रयागराज के पास यमुना और गंगा मिलती हैं तो बहुत ज्यादा पानी हो जाता है, क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा पानी। तो हमको वहां पे गंगा जी कैसे दिखती हैं, समुद्र के जैसे दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, समुद्र के जैसे दिखते हैं। तो प्रयाग के पास गंगा जी कैसी दिखती हैं, समुद्र की तरह दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, समुद्र की तरह दिखते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त और प्रयाग स्तंभ लेख, ठीक है, समुद्रगुप्त प्रयाग स्तंभ लेख, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये ट्रिक याद कर सकते हैं, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही रखते हैं और कल से कुछ आगे हम इस सेशन को बढ़ाएंगे। और ये आज हमारा पहला सेशन था, ठीक है। और मेरा कैमरे के सामने भी पहली बार आना था, तो हो सकता है कि आपको कई बार कहीं पर कमी लगी हो, महसूस ही हो, लेकिन मैं अब उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। और आप जो हो तो कमेंट में हमें जरूर एडवाइस करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।